आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर, कागिसो रबाडा और रविचंद्रन अश्विन जैसे अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों को जाने देने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों पर खूब पैसा खर्च किया था। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की टॉप 22 पर निगाह डालो तो यहां पर डेविड वार्नर को 6.25 करोड़, मिचेल मार्श 6.50 करोड़, शार्दुल ठाकुर को 10 करोड़ 75 लाख, खलील अहमद को 5 करोड़ 25 लाख, चेतन साकारिया को 4 करोड़ 20 लाख की रकम में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से आईपीएल जीतने के सपने को पूरा नहीं कर पाई है। इनफैक्ट 3 सालों के लंबे गैप के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो प्ले ऑफ में भी एंट्री नहीं मार पाए अंडर द कैप्टेंसी ऑफ ऋषभ पंत, और इसीलिए अब वो इंतजार कर रहे हैं आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और उसके मिनी ऑक्शन का, जिसके जरिए वो अपनी टीम के कुछ गैप्स को भरने की यहां पर जरूर कोशिश कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हेवीली ट्रेड विंडो में यहां पर इन्वॉल्व होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को वो रिलीज कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको दिल्ली कैपिटल्स थ्रू बाय एंड ट्रेड अपनी टीम में शामिल कर सकती है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप वीडियो के किसी एक पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने वीडियो लेआउट डाल रखा है, आप वहां से जाकर के कर सकते हो। सो नाउ लेट द फन बिगिन। आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रदर्शन इतना भी खराब नहीं रहा था। इनफैक्ट अगर वो लास्ट मैच मुंबई इंडियंस के सामने जीत लेते तो लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ही उतरी होती इंस्टेड ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन कोई भी टीम बिना प्रॉब्लम के आईपीएल में नहीं आती है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो डेथ बॉलिंग उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका इकोनॉमी 10.4 का था। नंबर 6 पर कोई कंसिस्टेंट अच्छा बैट्समैन उनके पास नहीं था। बैटिंग डेप्थ की उनके पास इश्यूज थे और अनअवेलेबिलिटी खिलाड़ियों की उनका सबसे बड़ा रीजन था अंडर परफॉर्मेंस का इन दी आईपीएल 2022। और इसीलिए मैंने जो अपने आईपीएल की टॉप 4 प्रोबेबल टीम्स बनाई थी बिफोर दी आईपीएल, उसमें मैंने दिल्ली कैपिटल्स का नाम नहीं रखा था, क्योंकि शुरुआत में मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, एंड्रिक नॉर्किया जैसे खिलाड़ियों के अनअवेलेबिलिटी के इश्यूज थे। वहीं उसके साथ पृथ्वी शॉ की इंजरी, अक्षर पटेल की इंजरी, कोविड इश्यूज भी टीम में आए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही मैच ऐसे थे जिसमें दिल्ली कैपिटल्स अपनी फर्स्ट चॉइस 11 उतारने में कामयाब हुआ था, और उसमें भी खिलाड़ियों की मैच प्रैक्टिस और फॉर्म का काफी ज्यादा इशू था, क्योंकि वो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लेकिन उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर अच्छा खेल दिखाया है। कप्तान पंत की इनकंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी उन पर हावी रही, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंत ने अप्रोच किया है अपनी बल्लेबाजी को विद हिज कैप्टेंसी, वो एक अच्छा साइन है ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए और टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने 400 से ज्यादा रन तो बनाए ही बनाए, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से ज्यादा कर रहा है। हालांकि वो अपनी टीम के लिए कुछ ज्यादा मैच फिनिश करके जरूर आना चाहे थे। हैविंग सेड दैट, दिल्ली कैपिटल्स के रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए फॉर द आईपीएल 2023, तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छा डेथ बॉलर चाहिए। नंबर 5 और 6 पर एक अच्छा बैट्समैन उनको चाहिए रॉबमन पॉवेल के साथ, और नंबर 7 पर अगर पॉसिबल हो सके तो दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए। एक अच्छा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अगर उनको मिल जाए तो उनके यहां पर वारे न्यारे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शार्दुल ठाकुर पर काफी मोटी रकम खर्च की थी, लेकिन उनका इकोनॉमी भी 9 से ज्यादा कर रहा है। डेथ ओवर्स में काफी ज्यादा मार उनको पड़ी है, और बल्ले से भी वो इंपैक्ट शार्दुल ठाकुर नहीं क्रिएट कर पाए। 1-2 छक्के वो जरूर आकर के लगाते थे, लेकिन तब तक या तो बहुत देर हो चुकी होती थी या फिर वो उस तरीके से मैच को फिनिश नहीं कर पाते थे। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने जिसलिए शार्दुल ठाकुर को लिया था कि ये हमारे विकेट टेकर होंगे, हमारे डेथ बॉलर होंगे, वो डेथ बॉलिंग में तो उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ, और साथ ही में उनकी बल्लेबाजी में भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली कैपिटल्स के अगर प्रोबेबल रिलीज ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर पहला नाम है मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर, दूसरा नाम है चेतन साकारिया, केएस भरत, सरफराज खान, लुंगी एनगिडी एंड मनदीप सिंह। लेकिन अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की ओवरऑल लाइनअप पे नजर डालते हो तो उन्होंने अपनी लाइनअप का स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से खड़ा किया था कि उनको ज्यादा चेंज और ज्यादा फेरबदल करने की उसमें जरूरत ना पड़े। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म किया है। क्या दिल्ली कैपिटल्स उनको रिलीज करेगी? आई डोंट थिंक सो। तो उनके यहां पर जो बड़ा रिलीज हो सकता है वो चेतन साकारिया हो सकता है, और साकारिया हो सकता है खुद भी दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ने का यहां पर मन बनाए, क्योंकि ही इज टू गुड टू सिट ऑन द बेंच। एक अच्छे प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे, इंडिया खेल गए थे श्रीलंका के लिए, और आप उनको बेंच पर बिठा के रखे हो। 4 करोड़ 20 लाख में आपने उनको खरीदा है, तो अगर वो जाते हैं तो ये पैसा आपका फ्री हो जाएगा। उसके बाद केएस भरत भी उस टीम को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंडिया के विकेट कीपर है। टेस्ट में अब वो परमानेंट रहते हैं इन द 15, और वो भी आरसीबी के लिए अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी तरफ भी काफी टीमें देख रही होंगी। मनदीप
सिंह को खुद जरूर छोड़ सकती है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स, बिकॉज काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म उन्होंने किया। लुंगी एनगीडी को आप खिला ही नहीं रहे हो, आपके पास नॉर्किया है, मुस्तफिजुर है, तो आप उन्हीं के साथ यहां पर जाना चाहोगे। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी प्रॉमिसिंग फिगर नहीं लगता है जो दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर छोड़े या दिल्ली कैपिटल्स उनको छोड़े। और यही वो खिलाड़ी हैं जो डीसी से या तो रिलीज हो सकते हैं या फिर डीसी उनको रिलीज कर सकती है। अब दिल्ली कैपिटल्स की जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज अ गुड नंबर 5 और 6 बैटर जो रॉबमन पॉवेल के साथ पेयर अप हो सके और साथ ही में उनको थोड़ा सा गेंदबाजी का ऑप्शन दे। तो यहां पर ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं इन द मिनी ऑक्शन वेंकटेश अय्यर, शाहरुख खान, अब्दुल समद एंड गुरकीरत सिंह मान फ्रॉम गुजरात टाइटंस, क्योंकि गुरकीरत सिंह मान का ज्यादा इस्तेमाल तो किया नहीं है गुजरात टाइटंस ने और ललित यादव को बहुत खिला रही थी दिल्ली कैपिटल्स। तो अगर वो एक राइट हैंड बैट्समैन और एक ऑफ स्पिनर चाहते हैं तो गुरकीरत सिंह मान वो रोल यहां पर अदा कर सकते हैं। अगर वेंकटेश अय्यर को थ्रू ट्रेड या फिर रिलीज होने के बाद मिनी ऑक्शन में खरीद लेती है दिल्ली कैपिटल्स तो नंबर 5 पर खेलने का डोमेस्टिक में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है वेंकटेश अय्यर को, और उसके साथ अब्दुल समद और शाहरुख खान का ऑप्शन भी मे बी अवेलेबल हो ट्रेड में या फिर मिनी ऑक्शन में, लेकिन वहां तक गाड़ी नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वेंकटेश अय्यर आपकी टीम में आ जाते हैं तो एक छठा बॉलिंग ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो आप रॉबमन पॉवेल या मिचेल मार्श की फिटनेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। बॉलिंग फिटनेस की मैं बात कर रहा हूं, आपको एक छठा ऑप्शन भी मिलता है और मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा स्पिन हिटर आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्पिनर पर घुटना टेक के लंबे लंबे छक्के वेंकटेश अय्यर मारना जानते हैं। और फिर शाहरुख और अब्दुल समद के रूप में आपके पास एक आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन जरूर है, लेकिन अगर ये मिनी ऑक्शन में आते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि डीसी के पास इतना ज्यादा पैसा होगा कि वो इनको खरीद पाए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के डेथ बॉलिंग की यहां पर बात करें तो डेथ बॉलिंग में उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर शिवम मावी, टी नटराजन एंड कार्तिक त्यागी। अब शिवम मावी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स की उस कमी को पूरा कर सकते हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स को काफी खल रही है, एंड दैट इज अ गुड यंग इंडियन फास्ट बॉलर जो कि डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करके दे और साथ ही में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर ले, जिसके लिए उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खरीदा था। और चेतन साकारिया के साथ केकेआर शिवम मावी का ट्रेड कर सकती है, क्योंकि शिवम मावी को 7 करोड़ में खरीदने के बाद भी केकेआर ने उन पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और अभी डेथ बॉलिंग इतनी अच्छी शिवम मावी नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का कोचिंग सेटअप कमाल का है, रिकी पॉन्टिंग वहां पर है, शेन वॉटसन वहां पर है, अजीत अगरकर वहां पर है और इस टीम ने प्लेयर्स बनाए हैं, इस टीम ने प्लेयर्स को निखारा है, इस टीम ने कप्तान बना करके दिए हैं जो कि इस समय कोइंसिडेंटली केकेआर के ही कप्तान है। तो चेतन साकारिया के साथ एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि केकेआर को भी एक लेफ्ट आर्म सीम बॉलर मिल जाएगा, क्योंकि चेतन साकारिया लेफ्ट आर्म होने की वजह से बेंच पर ही बैठेंगे डीसी के, क्योंकि खलील और मुस्तफिज ऑलरेडी उनके पास है। खलील ने तो गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की है, तो उमेश और साकारिया का अच्छा पेयर केकेआर को मिल जाएगा और शिवम मावी के रूप में एक प्रोबेबल प्रॉस्पेक्ट यहां पर एक यंग अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिल्ली कैपिटल्स को मिल जाएगा और उसके साथ एंड्रिक नॉर्किया और शिवम मावी की जोड़ी भी चल सकती है डेथ ओवर्स में, तो यहां पर एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को भी यंग गेंदबाज काफी पसंद है, तो टी नटराजन या कार्तिक त्यागी का भी ट्रेड कर सकती है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स। तब तो उनकी डेथ बॉलिंग वाकई काफी अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर उनकी बैटिंग थोड़ी सी छोटी जरूर हो जाएगी। लेकिन अब आपको बॉलिंग अपनी यहां पर जरूर अच्छी करनी है, क्योंकि आपका जो इकोनॉमी है वो 10 से भी ज्यादा का है और आप उसको थोड़ा सा नीचे ला करके जरूर लाना चाहते हो। एंड्रिक नॉर्किया की फिटनेस पर भी बड़ा सवाल रहता है, तो आपको यहां पर एक अच्छा डेथ बॉलर अगर मिलता है तो कार्तिक त्यागी या फिर टी नटराजन भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं फॉर दिल्ली कैपिटल्स। वहीं नंबर 7 के ऑलराउंड रिक्वायरमेंट को दिल्ली कैपिटल्स को अगर पूरा करना है तो मेरा मानना है कि आप भैया शार्दुल ठाकुर को यहां पर रिटेन करके रखो, क्योंकि ऑक्शन में आपको इतने ज्यादा इंडियन ऑप्शन तो मिलने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप उनको रिलीज करने का फैसला यहां पर लेते हो तो शिवम मावी को भी आप उस रोल में देख सकते हो। अक्षर पटेल की बैटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, हमने जीटी और राजस्थान को देखा जिनकी बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग होने की वजह से वो इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे। तो दिल्ली कैपिटल्स भी यहां पर वो तरीका अपना सकती है और शिवम मावी नंबर 8 पर आकर के अगर उनकी बैटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होती है, अगर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी इंप्रूव होती है तो उस रोल को ज्यादा अच्छी तरीके से यहां पर निभा सकते हैं। अगर विदेशी खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं तो डेविड वीजा और यहां पर डेविड विली का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपके 4 फॉरेन खिलाड़ी तो यहां पर पहले से ही फिक्स हैं, दैट इज डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रॉबमन पॉवेल एंड एंड्रिक नॉर्किया। तो आप वीजे या फिर विली को कैसे खिलाओगे? अगर आप यहां पर यह तय करते हो कि भाई मिचेल मार्श का अगर कोई फिटनेस का इश्यूज आता है, जो कि उनके आना ही आना है, इस आईपीएल में भी आ गया था, या फिर रॉबमन पॉवेल का कोई इशू होता है या कोई अनअवेलेबिलिटी होती है किसी भी रीजन से XYZ, तो हम यहां पर 2 तेज गेंदबाज 2 विदेशी खिलाड़ियों के साथ जाएंगे। तो वहां पर विली और डेविड विजे जैसे खिलाड़ी हैंडी हो सकते हैं, और डेविड विली को अगर वो आरसीबी से लेकर के आते हैं और सिर्फ 7 ही विदेशी खिलाड़ी खरीद
खरीदी थी दिल्ली कैपिटल्स ने। ऐसा उन्होंने क्यों किया वो तो मेरी समझ से बाहर था, लेकिन अगर वो 8वां खिलाड़ी लेकर के आते हैं, ऑलरेडी उनके पास जगह खाली है, किसी को उन्हें रिलीज करने की जरूरत नहीं विदेशी खिलाड़ियों में से, तो डेविड विली मेरा मानना है कि वो ट्रेड करके अपनी टीम में ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली कैपिटल्स ने मेगा ऑक्शन में जो टीम बनाई थी वो एक काफी बैलेंस टीम निकल कर आई थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर उनकी मेन चंक प्लेयर शुरुआत से अवेलेबल होते तो वो यहां पर एक अच्छी टीम बना सकते थे। हालांकि मुझे लगता था कि जब आपने कुल मिलाकर 11 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए खर्च ही कर डाले चेतन साकारिया और खलील अहमद जैसे गेंदबाजों पर, तो आप अपने पुराने खिलाड़ी जैसे आवेश खान, कागिसो रबाडा को भी अपनी टीम में ले सकते थे। बट हैविंग सेड दैट, दिल्ली कैपिटल्स के मेन बेसिस यहां पर कवर्ड है। बस नंबर 5, नंबर 6 पर उनकी बल्लेबाजी और उसके साथ उनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी को यहां पर थोड़ी सी धार की जरूरत है, और उसके लिए दिल्ली कैपिटल्स इंतजार कर रही है मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो का। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है और उनकी जगह किन खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना उनकी पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल notification, become part of the family. Thank you so much for all your love and support. हर टीम का ऐसे ही रिव्यू मैं लाता रहूंगा और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने आपके लिए प्लान कर रखी है, so stay tuned for that and I will see you soon in the next video.